तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका? स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक देखो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लिए थे, जिसमें हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स थे। तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स देखने हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपना टीएस ग्रेवाल, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। आई नो आप लोगों को उसका भी इंतज़ार होगा, बट पहले हम थोड़ा-सा एनसी देखो, कवरेज जो है ना, कवरेज हमेशा ऑलवेज़ ज़्यादा चीज़ों की करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखो वही होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, हालाँकि मैं मानता हूँ, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं, तो हमें कवरेज जितनी ज़्यादा हो सके एग्ज़ाम में, जैसे कहते हैं ना कि आप पढ़ के जाओ 100, ठीक है? और लिखा जाता है 10, और इसके बीच की जो सारी चीज़ें चली जाती है कि हम अगर पढ़ के ही थोड़ा-सा ज़्यादा जाएँ, तो अगर देखो कोड नहीं, सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, कि कोर्स है हमारा 100, ठीक है? आप पढ़ के जाते हो 50 और लिख के आते हो 10, तो इतना इतना डिफरेंस तो पहले ही आ जाता है ना। तो इसलिए हम पढ़ के तो 100 पूरा जाएँगे, तो लिख के कुछ तो बेटर आएँगे ना लिख के। तो इस चक्कर में थोड़ी-सी ज़्यादा कवरेज करो, तो कभी कोई गलत चीज़ नहीं होती, कवरेज जितनी आप बढ़ा सको। तो स्टार्ट हम करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर्स देखेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है? ठीक है। पहला पहला आपका लॉन्ग आंसर्स में देखते हैं, क्या क्वेश्चन आंसर्स में क्या क्वेश्चन दे रखा है। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर जनरली रेफर्ड टू एज द एसेंस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉमेंट। अब भैया देखो, आपको कॉन्सेप्ट मैंने सारे पढ़ा रखे हैं। जिसने अभी तक वीडियोस नहीं देखी, जाके ज़रूर देखना, आपको बिल्कुल दिमाग में घुस जाएंगे एकदम, कि ये कॉन्सेप्ट क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है कि भैया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो रेफर किए जाते हैं एज अ एसेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ भाई, हाँ, बिल्कुल हाँ। वो मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? प्रतिष्ठा, क्या था वो, सॉरी, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो ये मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में। तो वही चीज़, ये इसके बिना तो अकाउंटिंग एकदम अधूरी है, क्योंकि ये देखो, रूल्स के बिना तो कोई कोई चीज़ कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती ना। रूल्स हमें एक डिफाइन करता है, एक वे दिखाता है रास्ते का। तो यही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें अकाउंटिंग करने का तरीका बताते हैं, कि सही तरीके से कैसे अकाउंटिंग करी जाती है। तो ये तो बिल्कुल ही एसेंस है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। यस, बड़ा बड़ा यस लिख के आना, और फिर आगे जस्टिफिकेशन दे देना कि भैया क्यों आप इसको अपने एसेंस बता रहे हो, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें अपने लेक्चर्स में बता रखी है। जो जो आपको उस वक्त स्ट्राइक हो, आप वो लिख सकते हो, ठीक है? अब अगला देखते हैं। Why is it important to adopt a consistent basis फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अरे हे भगवान, ये तो हमारे एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं बता रखा है। कौन सा कॉन्सेप्ट था, याद करो, दिमाग में घुमाओ, कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई, आपको पिछले आपने जो पीछे किया है ना, वही आपको इस साल करना है, और आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे चलना है। कि आप ऐसा नहीं कि आप एक बार कुछ और बेस लेके कर रहे हो काम, एक बार कुछ और बेस लेके कर रहे हो काम। तो आपको जो है, दोनों फाइनेंशियल ईयर का अगर एक साल इस इधर की तरफ है ना, तो एक साल ही इधर की तरफ होना चाहिए। दोनों दोनों बेस सेम होने चाहिए आपकी चीज़ों के। तभी तभी क्यों क्यों होनी चाहिए? फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि क्यों होनी चाहिए। क्योंकि हम कंपैरिजन अच्छा कर पाएँगे दोनों चीज़ों में। मान लो इधर भी बेस 1 साल का है, इधर भी बेस 1 साल का है, तो हम चीज़ों में कंपैरिजन अच्छे से कर पाएँगे ना, ज़ाहिर-सी बात है। अब मैं कहूँ इधर 5 साल का बेस है, इधर 1 साल का बेस है, तो भाई वो कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है ही नहीं। यहाँ तुम 5 साल ले रहे हो, यहाँ तुम 1 साल ले रहे हो, तो कभी ज़िंदगी में वो कंपैरिजन ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको कंपैरिजन करना है, और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। और जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो मैंडेटरी इन नेचर है, वो रिकमेंडेटरी इन नेचर नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। जो आपने पिछले साल किया है, वही आपको इस साल करना है। हाँ, मान लो ऐसा भी नहीं कि हम आपकी गर्दन नहीं पकड़ लेंगे कि आपने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करी। लेकिन ये क्या है, ये अजम्पशन है, कि आप ये अज्यूम करके चलते हो। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ नहीं बता रखा, मान लो किसी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज़ करी, उसमें कुछ नहीं बता रखा कि हमने ये वाला डेप्रिसिएशन मेथड लगाया या कुछ भी बताया, तो हम ये मान लेंगे कि आपने जो पिछले साल लगाया था, वही इस साल लगाया था एज़ अ यूज़र, ठीक है? अब मान लो, अब आप चेंज कर रहे हो, तो हमने आपकी गर्दन नहीं पकड़ी कि आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो कर दिया वही होता रहेगा। अब आपने चेंज कर रहे हो, तो आप वो स्पेसिफिकली बताओ।
अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में बताओ कि भैया मैंने इस साल ये चेंज किया है। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दोगे, आप बताओगे ही नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट कैसा है, ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, सारी चीज़ें आप इसको लिख सकते हो, जैसे-जैसे मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्रीमाइस डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। देखो आपको बता-बता के थक गया, मैं ये कॉन्सेप्ट। पापा-मम्मी की सोच वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि भाई आप अपने जो खर्चे आने वाले हैं फ्यूचर में, उन खर्चों के लिए आज से थोड़ा-थोड़ा पैसा रखना चालू कर दो। अब बेटी की शादी, मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, बेटी की शादी होने वाली है 25 साल बाद, 25 लाख रुपए आप खर्च करने की सोच रहे हो। तो उस 25 लाख रुपए के लिए आप आज ही से क्यों ना 25 साल तक 1-1 लाख रुपए निकालते जाओ। अब एक साथ 25 लाख रुपए निकालना और 1-1 लाख रुपए हर साल निकालना, तो दोनों में डिफरेंस है ना। आपके 25 लाख भी पूरे हो जाएँगे उस 25 सालों तक और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। तो ये क्या कहता है, पापा-मम्मी की सोच। तो ये कॉन्सेप्ट, इसका आंसर होगा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, इसमें आप ये लिख के आओगे, इस कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में लिख के आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? देखो सिंपल सिंपल बिल्कुल खड़े खड़े सवाल है, आपको बस पेल के आना है, कुछ नहीं करना। व्हाई शुड अ बिजनेस कंसर्न फॉलो दिस कॉन्सेप्ट? डिस्कस। भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है इस साल का खर्चा इस साल की इनकम से रिकॉर्ड करो। मतलब इस साल का खर्चा है ना, इस साल का खर्चा है तो इसी साल, मतलब उस खर्चे के लिए, उस वो जो खर्चा किया जिस इनकम के लिए, और वो इसी साल का है तो इसी साल में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब दोनों को, इनकम और एक्सपेंस दोनों, वो जो खर्चा किया वो दोनों नेट करके आप अपनी बुक्स में दिखाओ। ये नहीं कि आपने इस साल बस खर्चा खर्चा रिकॉर्ड कर लिया या इस साल बस इनकम इनकम रिकॉर्ड कर ली और बाकी का जो रिमेनिंग है वो आपने आने वाले ईयर में ट्रांसफर कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई खर्चा किया है, उस वो खर्चा जिस इनकम के लिए किया है उस इनकम से नेट ऑफ करके अपनी बुक्स में दिखाओ। दोनों चीजें इसी साल अपनी बुक्स में आनी चाहिए। आप इधर उधर चेंज नहीं कर सकते चीजों को। इससे फ़ायदा क्या होगा? अब ये कह रहा है इससे ये वाई क्यों क्यों करें? भाई उससे पहली बात तो कंपैरिज़न बहुत अच्छा हो जाएगा। कंपैरिज़न हो जाएगा और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगी, मतलब बिल्कुल सही व्यू देगी। ऐसा नहीं कि आपने इधर-उधर विंडो ड्रेसिंग कर रखी है अपनी बुक्स की, वो बिल्कुल करेक्ट व्यू देगी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करके बनाओगे तो। ठीक है, ये भी देख लिया हमने। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? देखो वही सेम रखे रखे क्वेश्चन है। विच वन फैक्टर कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कंपेयर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ वन ईयर विद द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनदर ईयर? देखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पैसों में जो भी आप चीज तोल सकते हो, मतलब जिस भी ट्रांजैक्शन को आप मनी में मेजर कर सकते हो वही हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, अब समझ आ गया। अब जो चीज़ हमारी मनी मनी में की टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती वो अकाउंटिंग कहता है कि भैया वो तो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने नहीं देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक छोटू था आपकी दुकान में, आपने उसको लात मार दी थी और वो आप उसको मेजर नहीं कर पाए थे कि अब वो उसको जो लात पड़ी है सेल्स का उससे कितना नुकसान होने वाला है, तो इसलिए मैंने कहा था वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, बुक्स में हमारी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कुछ ऐसा फैक्टर बताओ विच मेक इट डिफिकल्ट टू कंपेयर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ वन ईयर विद मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनदर ईयर। कि ये कह रहा है कोई ऐसा एक फैक्टर बताओ कि इस साल की मॉनेटरी वैल्यू और अगले साल की मॉनेटरी वैल्यू में चेंज आएगा, किसी ना किसी वजह से तो चेंज आएगा ना। तो अब हम एक क्या, हम तो बहुत सारे रीजन बता सकते हैं। जैसे हम इन्फ्लेशन बता सकते हैं, इन्फ्लेशन एक रीजन हो गया, डिफ्लेशन एक रीजन हो गया। अब ये क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, महंगाई। और ये डिफ्लेशन क्या होता है भैया, महंगाई कम होना, महंगाई महंगाई कम होना। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना, इन्फ्लेट हो रही है चीज़ें, महंगी हो रही है चीज़ें, महंगी हो रही है। और डिफ्लेट मतलब चीज़ें सस्ती हो रही है, चीज़ें सस्ती हो रही है। तो इन्फ्लेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा डिफिकल्टी लाता है कंपेयर करने में। देखो आज की मान लो, आप अब 10 साल पहले की चीज़ सोचो। आप आपका कोई कोई भी चीज़ उठाओ, मान लो कोई फ़ोन था, पहले 2000 रुपए में एक फ़ोन आ जाया करता था नॉर्मल सा, ठीक है? आज वही फ़ोन 20,000 रुपए का आ रहा है। तो ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है?
भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मनी की वैल्यू गिर रही है। मनी और इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में, महँगाई आ रही है। तो ये 2000 जो उस टाइम के ₹2000 थे, वो आज के ₹20,000 बन चुके हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है, महँगाई आ गई है। तो इस चक्कर में तो उस टाइम के ₹100 तो आज के ₹100 नहीं हो सकते ना, उस टाइम के ₹100 आज के ₹100 नहीं हो सकते। तो ये यही कह रहा है, वन फैक्टर मेक इट डिफिकल्ट टू कंपेयर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ वन ईयर विद मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनदर ईयर। मतलब हम अगले मतलब इसको क्या डिफिकल्ट बनाता है भाई? इन्फ्लेशन बनाता है, दूसरा डिफ्लेशन बनाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट गिर रही है। जो पहले ₹100 थे आज के वो जो पहले ₹100 थे आज के वो ₹1000 बन गए हैं। तो ये तो फायदा हुआ, मनी की वैल्यू में बढ़ावत आ गई है, तो वो बढ़ रहा है पैसा। ठीक है, तो हमने ये लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन सारे देख लिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं ये एक्टिविटी, कुछ इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है, एक बार वो देख लेते हैं कि क्या है ये एक्टिविटी। रुचिका's फादर इज अ सोल प्रोप्राइटर, मतलब अकेले धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफ अ फ्रेंड्स गिफ्ट। ठीक है, अ फर्म एंगेज इन अ सेल ऑफ अ गिफ्ट आइटम। देखो देखो ये कुछ गिफ्ट आइटम बेचते हैं रुचिका के फादर। ठीक है, इनकी गिफ्ट की शॉप है। In the process of preparing financial statement, the accountant of the firm, Mr. Goyal, is ill, बीमार हो गया वो। जो इनका अकाउंटेंट था वो बीमार हो गया and had to proceed on leave, और छुट्टी पे चला गया। ठीक है, रुचि का फादर अर्जेंटली नीड में है ऑफ द स्टेटमेंट एज दीज हैड टू बी सबमिटेड इन द बैंक। अब इनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, और क्योंकि बैंक बैंक में जमा कराना है उनको। ठीक है, इन पर्सन ऑफ अ लोन ऑफ अ 5 लाख अप्लाइड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस ऑफ द फर्म, कि उनको अपना वो लोन ले रहे होंगे, रुचिका के पापा लोन ले रहे होंगे 5 लाख का, तो बैंक ने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगी होगी। ठीक है, तो ये इनको जमा करानी होगी। अब अकाउंटेंट हो गया बीमार, ठीक है, और वो छुट्टी पे चला गया। रुचिका हु इज स्टडिंग अकाउंटिंग इन आर स्कूल, स्कूल में वो अकाउंटिंग पढ़ती थी, वॉलंटियर टू कंप्लीट द वर्क। अब वो कह रही है पापा पापा मैं कर दूंगी आपका अकाउंटेंट का काम, मैं भी अकाउंट्स की स्टूडेंट हूँ, मैं भी क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ, मैं करूंगी। उसने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। वॉलंटियर टू कंप्लीट द वर्क ऑन scrutinizing the accounts, the banker found that the value of the building। अब ये बैंक के पास स्टेटमेंट्स पहुंच गई। फाउंड, तो बैंकर ने क्या आइडेंटिफाई करा? वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बॉट ऑफ द फ्यू इयर्स बैक ऑफ 7 लाख हैज बीन शोन इन द बुक्स एट 20 लाख। मतलब 7 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी हमने, वो 20 लाख रुपए में दिखाई हुई है। 7 लाख की बिल्डिंग 20 लाख रुपए की दिखाई हुई है। ठीक है, विच इज प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। देखो आपके दिमाग में एकदम से हिट हो जाना चाहिए कि इसने जो है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू में अपनी अपनी बिल्डिंग को दिखा रखा है। तो किसने हाथ रोका होगा, किसने इसका हाथ रोका होगा? कि भाई जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ने, याद करो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि जो जितने का आपने लिया है उसी पे दिखाना, उससे ज़्यादा दिखा भी मत देना। वहीं आपका हाथ रोक लेगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, भाई नहीं, हम हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे चलती है, तो कॉस्ट ही दिखाओ। तो ये 7 लाख की बुक्स में आनी चाहिए थी, बट इसने 20 लाख दिखा के रखी है, तो इसका हाथ रोक लेगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना हम समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो इसने इसने पहली बात ये तो गलत कर दिया, इसने इसको कॉस्ट पे दिखाना चाहिए था, इसने इसको उस पे दिखा दिया। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आगे देखते हैं। Similarly, as compared to the last year, the method of valuation of stock was changed। ठीक है, देखो मेथड ऑफ वैल्यूएशन मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन चेंज कर दिया। मतलब हम कभी लीफो यूज़ करते होंगे, कभी फीफो यूज़ करते होंगे, कभी वेटेड एवरेज यूज़ करते होंगे। स्टॉक मतलब ये क्या होता है, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने का, कि हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यू कितने की पड़ी है। देखो ये लीफो फीफो और ये वेटेड एवरेज आपके कोर्स में आगे आएगा, तो आप सीखोगे कि ये क्या होता है। लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज, वेटेड एवरेज, ये क्या होता है, ये आप थोड़े टाइम बाद सीखोगे। तो तब तक के लिए समझ लो कि ये एक वैल्यू करने का है, मतलब हमारी इन्वेंट्रीज को वैल्यू करने के मेथड्स है। ठीक है, तो विच इज ठीक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वाज चेंज। ठीक है, रिजल्टिंग इन वैल्यू ऑफ गुड्स अबाउट 15% हायर। अब इसने कहा भैया 15% से इसने कोई स्टॉक वैल्यू करा, इसने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वाज चेंज कर दिया, जिससे जिससे हमारी स्टॉक की वैल्यू 15% हायर हो गई।
15% हायर हमारी स्टॉक की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब इसने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया, कौन सा कॉन्सेप्ट इसको यहाँ पर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसी वक्त? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहती है? जो पिछले साल किया है वही इस साल होना चाहिए। कंसिस्टेंसी यही कहती है, लेकिन इसने चेंज कर दिया, मेथड चेंज कर दिया। तो आप इसके बारे में लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं। ऑल्सो एज अ होल ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, पाँच जिसकी 5 साल लाइफ थी, हैड बीन चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ करंट ईयर। मतलब इसने एक अपना पर्सनल कंप्यूटर खरीदा 70,000 रुपए का और उसको बिजनेस का खर्चा दिखा दिया। वाह, इतना इतनी इतनी महान। ये कौन सी क्लास में 12th पढ़ी, इसने 11th पढ़ी थी? इसको मेरे पास आना चाहिए था, इसको मेरे से सीखना चाहिए था कि मैं बताता इसको भाई ये क्या कर रही थी, पागलपंती। तो अब ये पूछ रहा है कि ये हाँ, एक सेकंड। बिजनेस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसने जो ये खर्चा किया है, ये इसने जो खर्चा किया 70,000 का, ये पर्सनल कंप्यूटर का इसने बिजनेस में चार्ज कर दिया। तो कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट कहता था कि भाई बिजनेस अलग है और आपका जो ओनर है वो अलग है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना। ये जो ओनर है उसी का पैसा नहीं है बिजनेस में, वो बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ये आपका कहता था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसने ये भी वायलेट कर दिया, ये भी गलत कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। The banker did not rely on the financial data provided with Ruchika, ठीक है, provided by Ruchika, advised Ruchika for the mistakes committed by her in the preparation of financial statement in the context of basic अरे भाई साहब, इतनी गलतियां करके बैठे है ये लड़की कि इसने इसने देखो, यही तो कहता हूँ मैं, यही गाइडेंस की कमी है। अब अगर ये मुझसे पढ़ लेती तो क्या ये ऐसा करती? बिल्कुल नहीं करती। इसको सारे कॉन्सेप्ट का पता होता कि भैया कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ पर एक्चुअल बेसिस में लगते हैं, इसको लॉजिक्स पता होता है उसके पीछे कि मैं क्या कर रही हूँ ये। तो इसको उसके पापा को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती अगर इसको पता होती चीज़ें तो, ठीक है। तो अब देखो, इसने सबसे पहले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का वायलेशन कर दिया, फिर दूसरा इसने कंसिस्टेंसी का वायलेशन कर दिया, तीसरा इसने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का वायलेशन कर दिया। अब ये तीनों आप लिख के आओगे कि आपने ये चीज़ें हुई है, ठीक है। आपको मैंने सारा क्वेश्चन के साथ बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हुई है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब एक अगली एक्टिविटी है आपकी, एक्टिविटी 2, ठीक है। अ कस्टमर हैज फाइल्ड अ सूट, सूट मतलब होता है केस, केस मतलब जो लीगल केस होता है ना, जो आपने सुना होगा केस हो गया, केस हो गया, तो ये वही केस होता है, सूट मतलब केस। अ कस्टमर हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट अ ट्रेडर, एक कस्टमर ने ट्रेडर के अगेंस्ट एक सूट फाइल करा, हु हैज सप्लाइड पुअर क्वालिटी गुड्स टू हिम, मतलब उस ट्रेडर ने गंदे क्वालिटी के गुड्स उसको दे दिए, ठीक है। इट इज नोन दैट द कोर्ट जजमेंट विल बी इन फेवर ऑफ द कस्टमर। अब इसको पता है, इसको पता लग गया कि कोर्ट जो है वो इसके फेवर में, कस्टमर के फेवर में जजमेंट देने वाला है। एंड द ट्रेडर विल रिक्वायर टू पे डैमेजेस, डैमेजेस मतलब होता है हमें कंपनसेशन, एक तरह से कंपनसेशन, या खर्चा बोल लो, या खर्चा बोल लो। तो मतलब कोर्ट ने बोल दिया, ये पता लग गया है जज की मतलब जजमेंट तो अभी आई नहीं, लेकिन हालातों से लग गया केस के कि भैया ये केस ट्रेडर हारने वाला है। और जो जज पक्का कुछ ना कुछ जजमेंट में बोलेगा कि आपको इतने पैसे इसको देने पड़ेंगे नुकसान के, ठीक है, डैमेजेस देगा, ठीक है। हाउएवर द अमाउंट ऑफ द लीगल डैमेजेस इज नॉट नोन, कि हमें पता नहीं। अब जज कितने भी बोल सकता है, 100 200 300 400 या जितने भी बनते हैं वो उतने बोल सकता है, नॉट नोन, ठीक है। विथ सर्टेनिटी, हमें सर्टेनिटी नहीं है। द अकाउंटिंग ईयर हैज बीन ऑलरेडी एंडेड, अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, एंड बुक्स आर नाउ फाइनलाइज, बुक्स फाइनल होने जा रही है। असर्टेन द ट्रू एंड प्रॉफिट लॉस, ठीक है। द अकाउंटेंट, अब जो अकाउंटेंट है ट्रेडर का, याद करना, याद रखना ट्रेडर का है, ये ट्रेडर का है, ये कस्टमर का नहीं है, ट्रेडर का है। हैज एडवाइज हिम, अब उस अकाउंटेंट ने कहा टू कंसिडर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ द लीगल डैमेजेस। इसने कहा कि भैया जो हमें लॉस होने वाला है ना, जो हम डैमेजेस देंगे, जो हम कंपनसेशन देंगे कस्टमर को, उसको हमें, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। नॉट टू कंसिडर, सॉरी देखो ये पागल अकाउंटेंट क्या कह रहा है, हमें ये नहीं करना चाहिए, नॉट टू कंसीडर द एक्सपेक्टेड लॉस, क्योंकि अब ये कह रहा है क्योंकि अमाउंट इज नॉट सर्टेन, ये कह रहा है, एंड फाइनल जजमेंट ऑफ कोर्ट इज नॉट येट आउट,
ये कह रहा है अकाउंटेंट क्या कह रहा है सर सर हमें ना मुझे नहीं लगता कि हमें ये जो हम डैमेजेस या कंपनसेशन पे हमें करना पड़ सकता है कि हम इसको रिकॉर्ड करें अपनी बुक्स में और क्योंकि हमें अमाउंट सर्टेन नहीं है हम है अमाउंट सर्टेन नहीं है। तो अब देखो क्या ये पागल है? देखो बात तो इसने सही सही कही है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया अमाउंट सर्टेन नहीं है तो रिकॉर्ड मत करो। बिल्कुल कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या सोचो, क्या फ्यूचर में खर्चा होने वाला है? बिल्कुल खर्चा होने वाला है। तो क्या हमें आज से रिकॉर्डिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। कौन सा कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। तो अब ये तो बड़ी दुविधा वाला सवाल आ गया कि यार एक कॉन्सेप्ट कह रहा है कि करना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है नहीं करना चाहिए। तो अब हम क्या करें? देखो यही अकाउंट्स की ब्यूटी है। अकाउंटिंग में आते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये क्या होता है? ये होता है हम अंदाजा लगाते हैं। हम आज बैठ के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। वाह भाई वाह, ऐसा कर सकते हैं हम। हाँ भाई हाँ, हम हैं अकाउंट्स के लोग, हम हैं कॉमर्स के लोग, हम ऐसा कर सकते हैं। हम आज बैठे बैठे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बेसिस पे हम ये वो लगाएंगे, एस्टिमेट लगाएंगे कि भैया क्या हमें पे करना पड़ सकता है। वो कहेगा, एस्टिमेट कहेगा हाँ भाई पे करना पड़ सकता है। अब हम एस्टिमेट करेंगे कितना पे करना पड़ सकता है, कितना, मतलब एक एस्टिमेट लगा लेंगे क्या हमें पे करना पड़ सकता है। वो कहेंगे हाँ करना पड़ सकता है, कितना पे करना पड़ सकता है। अगर ये हमें पता चल जाए किसी भी तरीके से कि हाँ भैया हमें पे करना पड़ सकता है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे आज ही बैठ के। और अगर हमें ये पता लग ही नहीं रहा कि भैया हम रिकॉर्ड हमें कि हम हमें कितना पे करना पड़ सकता है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन में रहेगा ना, वो कंडीशनल आंसर रहेगा। तो वो कंडीशनल आंसर रहेगा कि क्या हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या कि फेवर में, मतलब हमें हमें पता लग सकता है कि क्या वो पेमेंट कितने की जाने वाली है। अगर जाने वाली है पता लग सकता है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर नहीं पता लग सकता तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसने बोला कि हमें पता लग ही नहीं सकता क्योंकि फाइनल जजमेंट्स अभी आए नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम दोनों दोनों कॉन्सेप्ट का रेफरेंस दे के आएंगे। पहला कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? पहला आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होगा कि उसमें ये कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कि भैया जो फ्यूचर में होने वाला है उसको आज हम रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा इसमें? नॉट योर पुअर क्वालिटी फेवर रिक्वायर्ड टू पे damages, however the amount of legal damages is not known with the uncertainty, the accounting year has been ended। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट ही होगा कि क्या हमें रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इसकी बात करता है कॉन्सेप्ट की। ठीक है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि क्या हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्या हमें एस्टिमेट्स मिल सकते हैं इसके। तो अगर मिल सकते हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे, वरना हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इसने यहाँ पर बोल दिया कि ये सर्टेन है, नॉट सर्टेन है कि हमारा कितना पैसा जाएगा। सर्टेनिटी हमारे पास नहीं है। तो प्रोबेबली आंसर इसका यही होना चाहिए कि हमें नहीं पता लग रहा कि कितना पैसा जाएगा, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ आपका एनसीईआरटी, आपका चैप्टर 2 की एनसीईआरटी खत्म होती है। इसके बाद हम आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन चालू करेंगे, हमारे टीएस ग्रेवाल चैप्टर 2 के। और तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और यार तुम लाइक वाइक कर नहीं रहे हो यार, तुम वीडियो देख रहे हो लेकिन तुम ऐसे ही भाग जा रहे हो। ऐसे बिल्कुल मत करना। लाइक करना वीडियो को, बिल्कुल लाइक करना और कमेंट करना अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो, और शेयर करना बिल्कुल। चलो मिलते हैं अगली वीडियोस में। बाय बाय।